फिल्म की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो आराम से बैठा टीवी पर कार्टून्स देख रहा होता है। अचानक कार्टून्स बंद हो जाते हैं। कुछ ही लम्हों बाद स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। ये कोई आम वायरस नहीं होता बल्कि एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है जो सिर्फ चंद मिनटों में इंसानों को खून के प्यासे जानवरों में तब्दील कर देता है। साइंटिस्ट पहले ही ये अंदाजा लगा चुके हैं कि वायरस बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसी वजह से हर शख्स को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। हमें दिखाया जाता है कि इन बच्चों की माँ भी इंतहाई घबराहट में होती है। वो फ़ोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है जो एक पायलट है। वो उसे बताता है कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं अब उन्हें फेरल्स कहा जा रहा है और ये फेरल्स हर जगह तेजी से फैल रहे हैं। ये फेरल ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखाई देते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेज, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि ये फेरल्स सोचने की सलाहियत भी रखते हैं। ये फेरल्स अब तक कई शहरों और इलाकों पर कब्जा कर चुके होते हैं और जिस इलाके में ये फैमिली इस वक्त मौजूद है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका बन चुका है। पायलट अपनी बीवी को सख्ती से एडवाइस करता है कि तुम्हें फौरन इस सोसाइटी से निकलना होगा। फोन बंद करने से पहले अपनी बेटी एबिगेल को खुश करने के लिए वो उसे वो ब्रेसलेट दिखाता है जो एबिगेल ने खुद अपने डैड के लिए बनाया होता है। वो वादा करता है कि वो ये ब्रेसलेट हमेशा अपने साथ रखेगा और बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं लेकिन बाहर का मंजर बहुत खौफनाक होता है। हर तरफ सायरन्स की आवाजें गूंज रही होती हैं, लोग चीख रहे होते हैं और फेरल्स हर जगह फैल चुके हैं। वो सब तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ते हैं लेकिन उसी लम्हे एक फेरल उनकी माँ पर हमला कर देता है। चंद ही सेकंड्स में एबिगेल की माँ उसकी आंखों के सामने ही एक फेरल में तब्दील हो जाती है। ये देखकर एबिगेल घबरा जाती है और फौरन कार के नीचे छुप जाती है। कार के नीचे से वो देखती है कि वही फेरल जिसने उसकी माँ पर हमला किया था उसी ने उसके भाई पर भी अटैक करके उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है। ये देखकर एबिगेल अंदर से टूट जाती है लेकिन वो मुकम्मल खामोशी रखती है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने जरा सी भी आवाज निकाली तो फेरल उस पर भी हमला कर देगा। कार के नीचे छुपी हुई एबिगेल को फेरल नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। एबिगेल ये समझने लगती है कि शायद वो बच गई है लेकिन अगले ही लम्हे उसकी अपनी माँ जो अब एक फेरल बन चुकी थी एबिगेल को देख लेती है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपकती है। अचानक एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। एबिगेल देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है क्योंकि एक आदमी ने उसे गोली मारकर एबिगेल की जान बचा ली है। ये आदमी कैसियस है। वो मोहब्बत से एबिगेल को कार के नीचे से बाहर निकालता है, उसे अपने आर्म्स में लेकर तसल्ली देता है और सेफ फील करवाता है। फिर कैसियस की नजर एबिगेल की आंखों पर पड़ती है जो एक छोटे बच्चे पर जमी होती है। वो फौरन समझ आता है कि ये एबिगेल का भाई है जो अब आहिस्ता आहिस्ता फेरल बनता जा रहा है। कैसियस नरमी से एबिगेल से कहता है कि वो अपने कान और आंखें बंद कर ले और फिर वो उसके भाई के सर में गोली मार देता है। सिर्फ चंद मिनटों में एबिगेल की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। इस दिन के बाद कैसियस ही उसकी फैमिली बन जाता है और उसे फेरल से लड़ने की ट्रेनिंग भी देता है। इसी के साथ फिल्म 10 साल बाद के सीन्स दिखाती है। 10 साल गुजर चुके हैं और दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी है। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फिर फेरल्स में तब्दील हो चुके हैं। कैसियस और एबिगेल अब जंगलों में जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि शहर मुकम्मल तौर पर फेरल्स के कब्जे में आ चुके हैं। अब एबिगेल वो डरी सहमी बच्ची नहीं रही, वो एक मजबूत और बहादुर वॉरियर बन चुकी है क्योंकि कैसियस ने उसे फेरल से बचकर इस मुश्किल दुनिया में सर्वाइवल के लिए सख्त ट्रेनिंग दी है। लड़ना, शिकार करना और जिंदा रहना सब कुछ सिखाया है। एक दिन दोनों जंगल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनकी नजर एक सर्वाइवर पर पड़ती है जो फेरल से जान बचाकर भाग रहा होता है। कैसियस एबिगेल से कहता है कि ये तुम्हारा टेस्ट है। वो उसे अपना स्नाइपर देता है और कहता है कि उस आदमी को बचाओ और बाकी तमाम फेरल्स को मार दो। एबिगेल जमीन पर बैठती है। निशाना लगाने से पहले कैसियस उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। रिलैक्स करो, गहरी सांस लो, अपने टारगेट पर फोकस करो और फिर ट्रिगर दबाओ। एबिगेल सब कुछ वैसा ही करती है जैसे उसे सिखाया गया होता है लेकिन वो जल्दी में सिर्फ टारगेट को देखती है और उसके पास मौजूद इंसान पर ध्यान नहीं देती। जैसे ही वो गोली चलाती है बुलेट फेरल की बजाय उस सर्वाइवर को लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, खासतौर पर इस दुनिया में जहाँ इंसान पहले ही बहुत कम है। एबिगेल ने एक इंसान को मार दिया है। कैसियस उसे डांटता है और खुद आगे जाकर बाकी फेरल्स को मार देता है। वो जानता है कि ये आदमी
आदमी मरने के बाद दोबारा फेरल बनकर उठेगा, इसीलिए वो उसका सर काट देता है। इसके बाद कैसियस उस आदमी की कार से उसका सामान निकालता है और उसके शूज भी पहन लेता है। क्योंकि उसके अपने शूज बुरी तरह घिस चुके हैं, वो वहां से जाने ही वाले होते हैं कि अचानक कई व्हीकल्स उन्हें घेर लेते हैं। इन गाड़ियों में कई इंसान मौजूद होते हैं और उनके पास बहुत सारा वेपन भी होता है। वो कैसियस को अपने मरे हुए दोस्त के शूज में देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि कैसियस ने उसे लूटने के लिए मारा है। क्योंकि वो आदमी गोली लगने से मरा होता है, इसलिए साफ जाहिर होता है कि उसे किसी फेरल ने नहीं बल्कि इंसान ने मारा है। गुस्से में आकर सब लोग अपने वेपन्स कैसियस की तरफ तान लेते हैं। तभी एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका नाम मेगन होता है गाड़ी से बाहर आकर सबको रोकने की कोशिश करती है। वो सबसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज रुक जाओ, ये भी हमारी तरह इस दुनिया के चंद बचे हुए इंसानों में से हैं, उन्हें जाने दो। अभी वो कोई फैसला कर ही रहे होते हैं कि एक और बड़ा डिजास्टर आ जाता है। उनके शोर की वजह से बहुत सारे फेरल्स वहां जमा हो जाते हैं। हर तरफ से फेरल्स दौड़ते हुए आते हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और रफ्तार इतनी तेज कि लोग अपनी गाड़ियों में भाग कर भी बच नहीं पाते। चूंकि उनके पास वेपन्स होते हैं, वो गाड़ियों को कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सर्वाइवल के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइवर्स का ग्रुप कमजोर पड़ने लगता है। उनकी बुलेट्स खत्म होने लगती हैं, मगर मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं लेते। अब बड़ी तादाद में फेरल्स उन पर हमला कर देते हैं, उन्हें काटते हैं और उन्हें भी मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं। आखिरकार सिर्फ कैसियस, एबिगेल, मेगन और उसका हस्बैंड डेविड ही जिंदा बचते हैं। जब तमाम फेरल्स बाकी लोगों को काटने और इन्फेक्ट करने में मसरूफ होते हैं, ये चारों इस मौके का फायदा उठाते हैं और एक कार में भाग निकलते हैं। नए बनने वाले फेरल्स के दरमियान उनका लीडर सामने आता है जो शदीद गुस्से में होता है। यही वो फेरल होता है जो पहले सर्वाइवर ग्रुप का लीडर था। ये लीडर फेरल अपने साथ होने वाले हर नुकसान पर बेहद गुस्से में होता है, खासतौर पर कैसियस पर, क्योंकि उसी की वजह से उसका पूरा ग्रुप तबाह हुआ था और वो हर चीज का बदला कैसियस से लेना चाहता है। इसीलिए वो उस कार का पीछा शुरू कर देता है और कैसियस की खुशबू को फॉलो करता है। वो बहुत तेजी से उनके पीछे दौड़ रहा होता है, लेकिन कैसियस इस दौरान काफी दूर निकल चुका है। कार के अंदर कैसियस सबसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो। मेगन और डेविड उसे जवाब देते हैं कि वो द कॉलोनी जाना चाहते हैं, जिसे बोट टाउन भी कहा जाता है। वो बताते हैं कि ये एक अंडर वाटर कॉलोनी है जो बड़े बड़े शिप्स को जोड़कर बनाई गई है। वहाँ इस वक्त दुनिया के बचे हुए इंसान रह रहे हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं और इंसान सेफ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वो काफी अरसे से दूसरे इंसानों के साथ रहने का ख्वाब देख रही थी। कैसी शुरू में यकीन ही नहीं करता कि ऐसी कोई ह्यूमन कम्युनिटी वाकई एग्जिस्ट भी करती है। वो कहता है कि वो कई सालों से इस तबाहशुदा दुनिया में भटक रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसी सोसाइटी नहीं देखी। मेगन उसे बताती है कि उनका कई बार इस कॉलोनी के लोगों से राब्ता हो चुका है। ये सुनकर कैसियस मान तो जाता है, लेकिन वो खुद वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है इतने ज्यादा लोगों के दरमियान रहना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन एबिगेल जिद करती है कि वो कम से कम एक बार जरूर वहाँ जाएंगे, चाहे सिर्फ मेगन और डेविड को छोड़ने के लिए ही क्यों ना हो। वो कहती है कि मेगन की हालत देखते हुए उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। कैसियस के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। रास्ते में अचानक कार रुक जाती है। वो सब उतरकर देखते हैं तो पता चलता है कि कार ब्रेक डाउन हो चुकी है। डेविड, जो एक मैकेनिक होता है, गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टूल्स ना होने की वजह से वो ये नहीं कर पाता। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो पैदल चलें। चलते चलते वो एक पुरानी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर एबिगेल चौंक जाती है। वो सबको बताती है कि इसी जगह के करीब एक एयरफील्ड है जहां उसके डैड काम किया करते थे। एबिगेल सबको मशवरा देती है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जाएं, शायद वहां उन्हें कोई प्लेन मिल जाए जिससे उनका सफर आसान हो जाए। ये बात सुनकर कैसियस को ये ख्याल बिल्कुल बेवकूफाना लगता है, क्योंकि 10 साल बाद कोई भी प्लेन उड़ने के काबिल हो ये नामुमकिन लगता है। लेकिन एबिगेल के इसरार पर वो आखिरकार मान जाता है। जब वो एयरफील्ड पहुंचते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है। वहाँ एक भी प्लेन मौजूद नहीं होता। खुशकिस्मती से उन्हें एक गैराज में एक छोटा सा प्लेन मिल जाता है, लेकिन वो प्लेन 10 साल पुराना और काफी बुरी हालत में होता है। डेविड कहता है कि वो उसे रिपेयर कर सकता है। जब डेविड प्लेन ठीक कर रहा होता है, एबिगेल और कैसियस बाइनोकुलर से नजर रखते हैं कि कहीं कोई फेरल उनकी तरफ तो नहीं आ रहा। वो नोटिस करते हैं कि फेरल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अभी कुछ फासले पर होते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से वो दौड़ रहे होते हैं वो 5 से 10 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। सब लोग घबराकर डेविड को जल्दी करने को कहते हैं। एबिगेल पायलट सीट पर बैठ जाती है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसके डैड ने बचपन में उसे सिखाया था। वो एक बुकलेट उठाकर प्लेन के बारे में पढ़ने लगती है। उसी वक्त फेरल्स फेंस तोड़कर अंदर आ जाते हैं। डेविड और मेगन पहले ही प्लेन के अंदर जा चुके होते हैं। कुछ कोशिश के बाद एबिगेल प्लेन का इंजन स्टार्ट कर देती है। प्लेन तेजी से रनवे पर दौड़ने लगता है।
लेकिन फेरल्स इतने तेज होते हैं कि वो प्लेन के साथ साथ दौड़ते हैं और उसके विंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसियस आधा प्लेन के अंदर और आधा बाहर होता है। एक फेरल उसे पकड़कर बाहर घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन कैसियस फौरन उसे सर में गोली मार देता है। आखिरकार एबिगेल प्लेन को हवा में उड़ा लेती है। जैसे ही एबिगेल ने हवाई जहाज उड़ाना शुरू किया, सब खुशी से भर गए। वो इतने सालों बाद पहली बार इंसानों की कम्युनिटी से मिलने वाले थे और उन्हें महसूस हुआ कि वो इतनी लंबी दूरी को चंद घंटों में तय करने वाले हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद हवाई जहाज के इंजन से धुआं निकलने लगा। इंजन बहुत पुराना था और उसकी देखभाल नहीं की गई थी। थोड़े ही वक्त बाद इंजन मुकम्मल तौर पर खराब हो गया और जहाज बेकाबू हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए कैसियस ने एबिगेल के पास आकर जहाज के लीवर संभाले और उसे एक दरख्त से टकराया ताकि नुकसान कम से कम हो। ये तरीका कामयाब रहा। उन्हें मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई नहीं मरा। अब उन्हें अपने बाकी सफर को पैदल मुकम्मल करना था। कि पैदल सफर तकरीबन 2 दिन में मुकम्मल होना था। उन्होंने फैसला किया कि रात एक पुरानी वीरान इमारत में गुजारेंगे क्योंकि वहाँ कोई फेरल मौजूद नहीं था। लेकिन कैसियस ने इमारत के इर्द गिर्द हिफाजती जाल बिछा रखे थे ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके। बिल्डिंग में एंटर होते ही मेगन ने कैसियस का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अगर तुम ना होते तो हम अब तक मर चुके होते। ये सुनकर कैसियस, जो हमेशा सख्त मिजाज का आदमी था, थोड़ा नरम हो गया। वो मेगन को देखकर अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि मैंने सबसे पहले अपनी बीवी को मारा, वो भी मजबूरन, क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी और मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उस दिन के बाद उसने सोच लिया था कि वो किसी के लिए नहीं लड़ेगा, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए काम करेगा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एबिगेल आई और उसकी सोच बदल गई। उसने एबिगेल को अपना साथी बनाया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। कैसियस बताता है कि अब उसका मकसद सिर्फ एबिगेल की हिफाजत है, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक मेगन और डेविड को भी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। अगले दिन वो अपना सफर शुरू करते हैं और रास्ते में चलते हुए वो एक अजीब मंजर देखते हैं। एक खूबसूरत साफ सुथरा फार्म हाउस जिसके इर्द गिर्द कई दरख्त उग रहे हैं और यहाँ तक कि बिजली भी मौजूद है। वो हैरत में पड़ जाते हैं और फार्म हाउस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक एक स्पीकर से आवाज आती है कि अपने हथियार रख दो। वो हुक्म मान लेते हैं, अपने हथियार छोड़ देते हैं और अंदर एंटर हो जाते हैं। उस जगह का मालिक एक साइंटिस्ट है। वो तमाम सर्वाइवर्स से मिलकर खुश होता है और उनके लिए मजेदार खाना तैयार करता है। खाते हुए सब रोते हैं क्योंकि वो 10 साल बाद इतना अच्छा खाना खा रहे थे। खाने के बाद वो बैठकर बात करते हैं और एक बहुत अजीब अंदाज में साइंटिस्ट कहता है कि ये वायरस कोई बुरी चीज नहीं बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन है। वो समझता है कि इस वायरस ने तमाम कमजोर इंसानों को मार दिया और मजबूत इंसानों को फेरल्स में बदल दिया और ये नए फेरल्स दुनिया पर कब्जा करेंगे और बाकी कमजोर इंसान मर जाएंगे। जब वो बात कर रहा होता है, सबको चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने सबके ड्रिंक्स में सेडेटिव मिला दिया था। यूं हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट के उन्हें अंदर बुलाने के इरादे अच्छे नहीं थे। जब उन्हें होश आता है, वो देखते हैं कि वो बंधे हुए हैं। यहाँ साइंटिस्ट अपनी रियल आइडेंटिटी शो करता है। कहता है, मैं यहाँ सिर्फ फेरल से लड़ने के लिए हूँ। वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसने अपनी फेरल बीवी को भी यहाँ कैद किया हुआ था। उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो ना सिर्फ उसकी बीवी बल्कि तमाम फेरल्स को कंट्रोल कर सकती है। वो बताता है कि मैं चाहता हूँ तमाम इंसान मर जाएं या फेरल्स बन जाएं ताकि मैं उन्हें कंट्रोल कर सकूं और पूरी दुनिया पर राज करूं। अब वो अपनी फेरल बीवी को आज़ाद कर देता है और अपनी डिवाइस के थ्रू उसे कंट्रोल करते हुए उन लोगों पर हमला करने भेजता है। सब घबरा जाते हैं। जैसे ही वो कैसियस की तरफ बढ़ती है, कैसियस उसे जोर से लात मारकर दूर धकेल देता है। इसी दौरान डेविड अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और अपनी रस्सियों को तोड़ देता है। यहाँ हमें एक ट्विस्ट मालूम होता है। डेविड आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्टेड हो रहा था। उसने कई बार खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर फैसला किया कि पहले अपनी बीवी को शहर में महफूज जगह पर ले जाए और फिर खुद अपनी जान ले। उसने ये भी फैसला किया कि अगर सफर के दौरान वो इन्फेक्टेड हो गया तो वो खुद को मार देगा। अब तक किसी को यह हकीकत मालूम नहीं थी, लेकिन फेरल्स के वायरस ने उसे ताकत दी थी और अब वो नई फेरल से लड़ना शुरू करता है। आखिरकार वो फेरल को मार देते हैं और साइंटिस्ट डरकर भाग जाता है। ये लोग मौके का फायदा उठाते हैं, अपने हथियार और सामान लेते हैं और साइंटिस्ट के व्हीकल में निकल जाते हैं। इनके फरार के बावजूद साइंटिस्ट हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो हर हाल में उन्हें मारना चाहता है, इसीलिए अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत सारे फेरल्स को उनके पीछे भेज देता है। ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं। वो गाड़ी से निकलकर दौड़ना शुरू करते हैं। पीछे से भी फेरल्स बड़ी तादाद में आ चुके हैं। अब डेविड को फील होता है कि वो मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टेड होने वाला है क्योंकि उसके पेट की वेन्स बंद हो चुकी हैं।
और उसकी हालत खराब हो रही है। वो अपनी बीवी से मिलता है और उसे आखिरी गुड बाय कहता है। मेगन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। डेविड कहता है, मैं ये हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। वो उसे कैसियस के साथ भेज देता है और बाकी फेरल से लड़ना शुरू करता है। फेरल सर्वाइवर्स का पीछा नहीं कर पाते और वो दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। खुशकिस्मती से वो शहर जहाँ मेगन पहुंचने वाली थी पानी के नीचे बनाया गया था। एबिगेल फौरन मदद के लिए जाती है और उन्हें देखकर ह्यूमंस दूर से मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं और कवर देते हैं। फिर एक बोट भेजी जाती है ताकि उन्हें कॉलोनी के अंदर ले जा सके और आखिरकार वो फेरल से बच जाते हैं। ये पता चलता है कि फेरल्स पानी के नीचे नहीं आ सकते। हमें कॉलोनी का मंजर दिखाया जाता है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, कॉलोनी बड़ी शिप्स को जोड़कर बनाई गई थी और सब हैरान रह गए। एबिगेल सालों बाद दूसरे इंसानों से मिलकर बहुत खुश हुई। वो यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। मेगन, जिसकी हालत इस वक्त ज्यादा खराब हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ उसने एक बेटी को जन्म दिया। इस खुशी की खबर के साथ ही डॉक्टर्स एक बैड न्यूज़ भी देते हैं कि मेगन ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी क्योंकि वो शदीद खून की कमी का शिकार है और यहाँ कोई भी उसको खून नहीं दे सकता। इसी रात नए आने वालों के आने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है और एबिगेल, जो लंबे अरसे से इस सब से दूर थी, बहुत एंजॉय करती है। लेकिन कैसियस उसे वार्न करता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन एबिगेल जाने से इनकार करती है, जिससे दोनों के दरमियान एक झगड़ा शुरू हो जाता है। घूमते हुए एबिगेल एक सीक्रेट रूम तक पहुंचती है जहां कई एक्सप्लोजिव्स लगाए गए हैं और एक बड़ा रिमोट लटका हुआ है। इससे पहले कि वो उसे छू सके, एक लड़का आता है और उसे रोक देता है और बताता है कि ये उनका प्लान है। अगर कभी ये कॉलोनी फेरल्स के हमले का शिकार हो, हम सब नीचे वाले टनल के जरिए फरार हो जाएंगे और बॉम्ब से कॉलोनी को तबाह करेंगे ताकि यहाँ आने वाले तमाम फेरल्स मर जाएं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट पहले ही अपने डिवाइस के थ्रू बहुत सारे फेरल्स यहाँ ले आया था। उसने अल्फा फेरल को भी अपने साथ मिला लिया था। वही फेरल जो पहले सर्वाइवर ग्रुप का लीडर था। वो अपने ग्रुप का बदला कैसे से लेना चाहता था। जब उसने अल्फा को कंट्रोल किया तो तमाम फेरल्स उसकी बात मानने लगे। जब अल्फा फेरल खौफ के बगैर पानी के अंदर कूदा तो बाकी फेरल्स ने भी पानी का खौफ खत्म किया और पानी के अंदर कूदकर कम्युनिटी तक पहुंच गए। कम्युनिटी में तेज अलार्म्स बजने लगे। फेरल्स की मौजूदगी का एहसास होते ही तमाम इंसान सीक्रेट डोर की तरफ दौड़ने लगे। कॉलोनी में हलचल मच गई और कुछ फेरल्स ने इंसानों पर भी हमला किया। इस केओस के दौरान कैसियस ने पहले एबिगेल को तलाश किया, लेकिन वो एस्केप टनल से बहुत दूर थे। इस लड़ाई के दौरान कैसियस साइंटिस्ट से टकरा गया। साइंटिस्ट उस डिवाइस की वजह से खुद को फेरल्स का गोट समझने लगा था। कैसियस गुस्से में साइंटिस्ट की डिवाइस को तोड़ देता है और डिवाइस के टूटते ही फेरल्स साइंटिस्ट पर हमला कर देते हैं। कैसियस अपनी जान बचाते हुए भागता है। आगे बढ़ते हुए कैसियस को मालूम होता है कि मेगन मर चुकी है, लेकिन उसकी बेटी जिंदा है। मरने से पहले मेगन कैसियस को ये जिम्मेदारी देती है, जैसे तुमने एबिगेल को पाला और ट्रेनिंग दी, तुम्हें मेरी बेटी को भी इसी तरह ट्रेन करना होगा। तमाम सर्वाइवर्स टनल से फरार होकर सेफ जगह पहुंच चुके थे। रिमोट कंट्रोल अब उस लड़के के हाथ में है जो एबिगेल का दोस्त बन गया था। वो देखता है कि एबिगेल और कैसियस अभी टनल से बाहर नहीं निकले, इसलिए वो उनके बाहर आने का इंतजार करता है। एबिगेल जो फेरल से लड़ रही थी, अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही थी जब एक अल्फा फेरल आता है और वो उसके हाथ पर एक ब्रेसलेट देखती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने डैड को दिया था। ये अल्फा फेरल उसके डैड थे। वो नहीं जानती थी कि अब वो क्या करे। वो फेरल उसे बाइट करने वाला था, लेकिन कैसियस वक्त पर उसकी मदद को पहुंचता है। वो कैसियस को बचाना चाहती थी, लेकिन अपने डैड को मारना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये फेरल उसके डैड नहीं, बल्कि कैसियस उसके रियल डैड हैं। उसने अल्फा फेरल के सर में गोली मारी। अपने डैड को मारने के बाद एबिगेल कुछ देर के लिए शॉक में चली जाती है, लेकिन कैसियस जल्दी से एबिगेल को बाहर निकालता है और टनल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो टनल से निकलते हैं, लड़का कॉलोनी को तबाह करने के लिए बटन दबाता है। चंद सेकंड्स में कॉलोनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और वहाँ जमा तमाम फेरल्स जल जाते हैं। सर्वाइवर्स दरिया के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ एक छोटा आइलैंड देखते हैं। ये आइलैंड उनके लिए एक नई उम्मीद थी और वो यहाँ एक नई कॉलोनी बनाने का फैसला करते हैं। अब कैसियस की सोच भी बदल गई थी। वो समझ गया था कि इंसानों के साथ रहना खतरा नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि इस कम्युनिटी ने उनकी जान बचाई थी। उसने फैसला किया कि वो उनके साथ रहेगा, एबिगेल और मेगन की बेटी को हमेशा अपने साथ लेकर। वो इस आइलैंड की तरफ चल पड़ते हैं जिसे वो अपना नया घर बनाएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ वो हमेशा फेरल से दूर रहेंगे।